सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और यूरोज के ऊपर बात करेंगे। बेल्जियम का मैच था, फ्रांस का मैच था, उसके अलावा बारसा की काफी ज्यादा न्यूज चल रही है। स्टिलर का क्या प्राइस टैग है, फिर लपोटा से रिलेटेड न्यूज क्या चल रही है, फ्लोरियन विर्ट्ज से रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है, सब चीजों के ऊपर मिकेल फे से रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है, सब चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यूरोज, बेल्जियम वर्सेस स्लोवाकिया। बेल्जियम हार गई भाई। यार बेल्जियम कब अंडर परफॉर्म भाई, इतनी गोल्डन जनरेशन तो अब उनकी खत्म होने वाली है भाई। मतलब आप इमेजिन करें, जो गोल्डन जनरेशन आई थी बेल्जियम की, वो खत्म होने वाली है। ये आखिरी है ये, बस मैं शायद 2026 के अंदर तो कंप्लीटली वो खत्म हो जाएगी वर्ल्ड कप तक। तो अभी भी समझ लें कि अब वो खत्म हो गई हुई है। आपको मिडफील्ड में एक दो प्लेयर्स दिखते हैं, वाइडर एरियाज में वो प्लेयर्स नहीं आपको दिख रहे। केविन डी ब्रुयने दिख रहे हैं, लुकाकू दिख रहे हैं, दैट इज मतलब करास्को आपको दिख रहे हैं, एक दो और प्लेयर्स आपको देखेंगे, दैट्स अबाउट इट। खैर मैच के ऊपर बात करें, देखें भाई बेल्जियम पूरे मैच में कंट्रोल में थी नहीं ना, उनकी वो डिफेंसिवली कंट्रोल के अंदर थे। स्लोवाकिया बहुत आराम से चांसेस क्रिएट कर रही थी ना, मिडफील्ड में कोई कंट्रोल था। लेकिन सबसे बड़ी बात, भाई लुकाकू कितना बड़ा फ्रॉड है भाई, इतना बड़ा उसका पेट निकला हुआ है भाई, वो इतना अनफिट है भाई। देखें उसके मसले रहे हैं वेट से रिलेटेड भाई, इतना तो अनफिट ना हो भाई आप। चले आप अनफिट भी हो, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बहुत ज्यादा फर्क है स्पीड के अंदर या फिर उसकी मूवमेंट के अंदर, बट भाई उसकी फिनिशिंग, वो फिट हो या ना हो, लुकाकू बीइंग लुकाकू भाई बहुत बड़ा फ्रॉड है भाई। पता नहीं, मैंने ही शायद कोई रील बनाई थी कि जिसके अंदर इसकी कंबाइंड फीस शायद सबसे ज्यादा है हिस्ट्री में फुटबॉल की। मैं तो हैरान हूं, वो कौन से क्लब में, चेल्सी पे हैरान रहा हूं मैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पे हैरान रहा हूं, इंटर मिलान के ऊपर मैं हैरान रहा हूं। मैं तो हैरान ही रहता हूं भाई कि इन कौन से ये क्लब हैं, कौन है ये। सैक कर दो जितने भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं, जिन्होंने लुकाकू के लिए इतने पैसे दिए हुए हैं। मतलब हर किसी को, दे आर लूजर्स एट देयर जॉब। इतना बड़ा बंदा यार, फ्रॉड है ये। मतलब भाई सीधे सीधे गोल नहीं हो रहे, एक गोल हुआ ही हुआ मर मर के, ठीक है। अच्छा वो जो गोल पहला किया था वो ऑफसाइड, वो उसकी अपनी गलती है लुकाकू की। मतलब इतना टाइम है उसके पास और फिर भी वो अपने आप को सही तरह से पोजीशन नहीं कर सका। आराम से एक स्ट्राइकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना टाइम जब आपके पास हो तो आप अपने आप को ऑनसाइड पोजीशन पे ले आते हो। उसके बाद वो क्या नाम है, हैंडबॉल हो गया ओपेंडा का, बहुत अच्छा गोल था वो। फाइनली एक मिस, इससे पहले मेरे ख्याल में तीन चार इजी चांसेस मिस किए ओपन भाई। यार एक तो वो फिट नहीं है, और अगर वो फिट हो भी तो फिर भी लुकाकू से कुछ नहीं होता। मैं देख रहा था पिछले दो, आई थिंक वर्ल्ड कप का मैच था जिसके अंदर वो ऑपोजिशन एज अ डिफेंडर खेल रहे थे बेल्जियम के लिए, और ये है ये वाला मैच, दोनों मैच मिला के 7 क्लियर कट चांसेस मिस कर चुकी हैं महान लुकाकू। भाई आप केविन डी ब्रुयने के बारे में बात कर रहे हैं, आप करें, केविन डी ब्रुयने का भी गेम अच्छा नहीं था, बट सबसे बड़ा जो फ्रॉड है ना इस बेल्जियम की टीम का, वो लुकाकू है भाई। किसी को भी खिला दो, किसी 16 साल के लड़के को खिला दो, इसको खिलाना बंद करो यार। उसके अलावा यार डोकू बहुत ज्यादा इंप्रेसिव दिखे, लेकिन उन्होंने वो जो गलती की, इतना बड़ा हाउलर जिसकी वजह से स्लोवाकिया ने गोल कर दिया भाई। बेल्जियम, मुझे तो वैसे कोई उम्मीद नहीं थी, तो मैं तो छोड़े यार, दफा करें। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, पता नहीं किन लोगों को बेल्जियम से उम्मीद होती है। खैर लेट्स मूव ऑन। फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया, देखिए फ्रांस की टीम ने बहुत अच्छा मैच नहीं खेला मेरे हिसाब से। तो ऑस्ट्रिया की टीम लिगा के राफ रैगनिक की टीम है। हार गए वो, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ भी नहीं निकाल पाए, लेकिन अच्छा खेला उन्होंने, प्रेस था, ऑर्गेनाइज्ड वे में खेल रहे थे। ऑब्वियसली क्वालिटी तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते यार। फ्रांस की बेहतरीन टीम, आप उनकी स्टार्टिंग 11 देखें, फिर बेंच पे फर्लन मेंडी बैठे हैं, चुआमेनी बैठे हैं, कामाविंगा बैठे हैं, जीरू बैठे हैं, बारकोला बैठे हैं, और पता नहीं कौन कौन और, मुझे नाम भी नहीं पूरे याद आ रहे, इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। यार फ्रांस की टीम ना आज बहुत हल्का खेली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की टीम को क्रेडिट दे सकते हैं, वो बड़ा कॉम्पैक्ट और एज ए यूनिट खेली, जिसकी वजह से उतने इजीली मनूवर नहीं कर पा रही थी। और ऑब्वियसली भाई बहुत ही गंदे चांसेस मिस किए यहाँ पे। एम्बाप्पे ने भाई कितने चांसेस मिस किए भाई, फिर डेम्बले बीइंग डेम्बले हगू स्नेक, जिरू आए, उन्होंने भी चांसेस मिस किए, हुराम ने चांसेस मिस किए, ग्रीजमैन ने चांसेस मिस किए। मतलब समझ लें कि हर प्लेयर ने ही चांसेस मिस किए। मुझे देखें, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रांस इससे बेहतर खेलेगी। मेरा जो एक पॉइंट है ना यहाँ पे, वो ये है कि मिडफील्ड मुझे ठीक नहीं लगती। आई थिंक यू हैव टू मूव ऑन, आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं। देखिए कांटे का गेम बहुत अच्छा था, 85 मिनट्स के ऊपर जब काउंटर पड़ा था तो कांटे वाज बीइंग कांटे, ठीक है, एंड ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच। मुझे कांटे से उतना इशू नहीं है, मुझे राबियो से इशू है। व्हाई इज राबियो स्टिल प्लेइंग फॉर फ्रांस? आई नो ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट व्हेन यू हैव चुआमेनी एंड व्हेन यू हैव कामाविंगा रेड हॉट फॉर्म, भाई उनको यूज करो यार। बाकी तो मुझे कोई मसला नहीं है, बाकी आपका ठीक है, आपकी फॉरवर्ड लाइन बिल्कुल ठीक है,
लेकिन याद मेरे हिसाब से एक होल्डिंग एक ऐसे मिडफील्डर की कमी है जो कि अब प्रॉब्लम क्या था फ्रांस का प्रॉब्लम ये था कि वो कंट्रोल नहीं था। वो चांसेस तो क्रिएट कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर डायनामिक अटैक जो फ्रंट फोर है उनका, ठीक है। लेकिन वो जो मिडफील्ड में दो होल्डिंग प्लेयर थे ना, उनका कंट्रोल, वो रन नहीं कर सकते। वो बॉक्स टू बॉक्स रहते हैं, इंजन है, क्या नाम है, कांटे। लेकिन वो जो एक कामनेस चाहिए ना, जो कि कामाविंगा, ये स्पेशली आप ऐसा करें या चोमेनी को खिलाएं और उसके साथ आप कांटे को खिला दें, या फिर आप चोमेनी और कामाविंगा को खिलाएं, राबियो को मत खिलाएं यार, वो आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मिडफील्ड के अंदर। मुझे मेरे हिसाब से फ्रांस का सबसे बड़ा इशू ये था ओन गोल पे। आई थिंक ऑस्ट्रिया थोड़ा सा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम से ड्रॉ डिजर्व करती थी, बट फर्स्ट विन फॉर फ्रांस। तो ये तो यूरोज में हुआ। अब बारसा की न्यूज के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो भाई लपोटा सोच रही है, और ये तो सोच रही है, न्यूज आ रही है, मेरे तो पक्का यकीन है कि वो 2026 का इलेक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि भाई वो एमी थोड़ी इतना काम कर रहे हैं, इतना खप रहे हैं इस टाइम के ऊपर। अभी तो भाई अगले साल तक चीजें सही होनी है। सही तो उन्होंने जो तैयारी करनी है वो 2025 के समर के अंदर करनी है, और उसके बाद 2026 का इलेक्शन उन्होंने लड़ना ही लड़ना है। और मेरे हिसाब से वो जीतेंगे भी जीतेंगे। एक लालीगा और निकाल लिया ना, और कोई बड़ी साइनिंग कर दी, तो आराम से लपोटा जीतने, क्योंकि एक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है लपोटा के अगेंस्ट अगर वो कॉन्टेस्ट करते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात होगी। अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। पहले आ रही थी, अब न्यूज के ऊपर फ्लोरियन विर्ट्ज। देखिए अभी रिसेंटली न्यूज आई है, फेब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया कि डेको बहुत बड़े एडमायरर हैं, और डेको जो है वो बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोरियन विर्ट्ज को, और कैन बी एन आइडियल और फ्यूचर प्लेयर फॉर बार्सिलोना हो सकते हैं। सेम न्यूज रियल मैड्रिड के कैंप से भी आती है, बिकॉज वो भी हैं। और आपको पता है अगर अलोंसो जाते हैं रियल मैड्रिड नेक्स्ट ईयर के एंड के ऊपर, या इवन उसके एक साल बाद भी, तो फ्लोरियन विर्ट्ज उनके अंडर खेल चुके हुए हैं। तो मैं बिल्कुल भी दोनों सिचुएशन में रूल आउट नहीं कर रहा, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। देखिए फ्लोरियन विर्ट्ज अगर आप अभी मेरे से पूछें तो और पोजीशंस के ऊपर प्लेयर चाहिए, ब्रिलियंट प्लेयर है, बहुत पसंद है मुझे, बट 2025 के अंदर क्या सिचुएशन होगी किसी को कुछ पता नहीं है। तो आई वुड लाइक टू बी लिंक्ड विद फ्लोरियन विर्ट्ज, राइट। ये एक अच्छी चीज है कि वी आर लिंक्ड। लेकिन रियल मैड्रिड भी है, दे आर इन बेटर प्लेस राइट नाउ। लेकिन फ्लोरियन विर्ट्ज अगर रियल मैड्रिड जाते हैं तो खेलेंगे किधर, ये भी तो एक मेन क्वेश्चन है ना। बारसा में भी है, लेकिन रियल मैड्रिड में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है वो खेलेंगे किधर। खैर ये तो हमने बात कर ली फ्लोरियन विर्ट्ज से रिलेटेड। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी इंटरेस्टिंग होगा। स्टिलर आपको पता है काफी ज्यादा लिंक थे, और मैं खुश था कि अगर 20-25 बिलियन के अंदर ये डील हो जाए तो इट्स नॉट अ बैड साइनिंग एट ऑल। अगर आप अपने कि मैं यार इस तरह के टायर पलाशियो जो कि 40-50 मिलियन से ऊपर जाते हैं, आप उन पे ना जा पाए। भाई स्टिलर का पॉइंट ये है कि अब रिपोर्ट आ रही है स्टुटगार्ट उनको 50 मिलियन से कम में बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा रिस्पॉन्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है। देखिए उनके अंदर पोटेंशियल है, मैं बिल्कुल भी उसे डिनाई नहीं कर रहा, बट भाई 50 मिलियन के अंदर यू कांट जस्ट गो एंड स्पेंड ऑन स्टिलर। सिंपल सी बात है, ठीक है। 20-25 मिलियन में ठीक है, प्लान बी के तौर के ऊपर ठीक है, बट नॉट स्पेंडिंग 50 मिलियन ऑन स्टिलर। तो ये एक सिंपल सी न्यूज थी, मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं, और क्या न्यूज आ रही है। मिकेल फे, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि मिकेल फे का क्या बनेगा भाई। एफसी पोर्टो ने 15 मिलियन की बिड की है, और फेब्रिजियो ने भी ये रिपोर्ट किया है। फिर एफसी पोर्टो जो है वो विक्टर रोक में भी इंटरेस्टेड है। बारसा को अभी समझ नहीं लग रही, अभी कोई न्यूज नहीं है कि बारसा क्या लोन पे भेजेगी उनको, या तो बारसा को 30 मिलियन चाहिए जो उन्होंने स्पेंड किए थे, तो कोई न्यूज नहीं है अभी, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट शो हो रहा है, ठीक है, विक्टर रोक से रिलेटेड। मेन क्वेश्चन क्या है, क्या बारसा को मिकेल फे को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें सिंपल सी बात है, मिकेल फे 15 मिलियन आपको भी मिल रहे हैं, क्या मिकेल फे, देखिए एरी गार्सिया को भी मैं अभी साइड पे करता हूं, उसको भी आप बेच देंगे। आपके पास कुंडे हैं, आपके पास राहो हैं, अगर ऑब्वियसली वो रुकते हैं, एक्सटेंड करते हैं। आपके पास इनिगो मार्टिनेस है, क्रिस्टनसन, कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेस चले भी जाते हैं, ठीक है। तो पांचवा आपका सेंटर बैक या तो एरी गार्सिया होगा या फिर मिकेल फे होगा। अगर पांचवा सेंटर बैक आपका अगर मिकेल फे होगा ना, तो उनको इतना ज्यादा गेम टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात यह, मैं बहुत बहुत इंप्रेसिव लगते हैं मुझे मिकेल फे। आई वुड लव कि आप पोर्टो में उनको लोन पे भेज दें, मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। हो सकता है बारसा को इस टाइम पैसा चाहिए हो, लेकिन अगर आप लोन पे भेजें दैट वुड बी बेस्ट, बिकॉज पोर्टो के लिए बारसा एथलेटिकली खेलना और पोर्टो के लिए खेलने में बहुत फर्क है, तो उनको वो एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप उनको बेच रहे हैं 15 मिलियन का, तो मैंडेटरी क्लॉज होना चाहिए कि अगर पोर्टो कभी भी बेच रही है तो इतने क्लॉज के अंदर इतना 50% के ऊपर, और सबसे पहले बारसा का हक होगा उसके ऊपर। अगर आप ये कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लेयर की ग्रोथ में, बट आइडियली इट शुड बी अ लोन मूव, राइट। तो ये मिकेल फे की न्यूज है, और ये मेरा ओपिनियन है मिकेल फे के ऊपर।
खैर गाइस, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक फेरन टोरेस की न्यूज आ रही है। फेरन टोरेस का क्या बनेगा? न्यूकासल इंटरेस्टेड है। आई डोंट नो भाई। फेरन टोरेस 10-15 मिलियन यूरोस में आप क्या कर लेंगे यार? 10-15 मिलियन यूरोस में आप खुद सोचें क्या बनेगा आपका 10-15। इससे बेहतर आप मत बेचें फेरन टोरेस को। मेरा अपना और सिंपल सा ओपिनियन है कि भाई 10-15 मिलियन यूरो क्या है यार? उसका क्या फायदा होगा आपको? इसके अलावा फरमीन की एक न्यूज आई थी, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि फरमीन, मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड इन फरमीन और 30 मिलियन की कहीं पे बात चल रही है। सो ये स्पोर्ट ने जो है वो रिपोर्ट किया, तो मैं शायद उतना ज्यादा, देखिए स्पोर्ट में कुछ रिलायबल जर्नलिस्ट भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। खैर मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए 30 मिलियन, फरमीन इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। मुझे बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं फरमीन से रिलेटेड, और मैं ये पूरा सीजन आपको कहता रहा हूँ जब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। फरमीन एक ऐसी प्रोफाइल है जो आपको चाहिए चाहिए। गावी एक ऐसी प्रोफाइल है जो आपको चाहिए चाहिए। तो भाई मत बेचें। एक तो अगर ये न्यूज ट्रू है तो 30 मिलियन के अंदर एब्सोल्युटली से नो, फरमीन शुड स्टे, एज सिंपल एज दैट। सो गाइस, ये न्यूज चल रही थी। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका